किसी का कहना होता है मेरा लिंग छोटा है, कि आपकी शरीर में करंट कम है, बट मास्टरबेशन हमारे शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना आदमी के लिए खाना खाना जरूरी होता है। जी स्पॉट बेसिकली इस चीज को माना जाता है जिस चीज से फीमेल्स को एक्साइटमेंट आता है। ऐसे मरीजों के लिए एक चीज बोलता हूँ, तनाव या तो दिमाग में हो सकता है या लिंग में हो सकता है। एक्चुअल प्लेजर मैं बोलूंगा कि भाई आपको मजा आना चाहिए और आपकी जो पार्टनर है उसको मजा आना चाहिए, दैट इज एक्चुअल प्लेजर। Hey, what's up guys? हमारी बुक्स में सेक्स एजुकेशन को लेकर उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है जितनी हमें नीड है, और सोशल मीडिया के ज़माने में हर कोई आजकल सेक्स एजुकेशन पर ज्ञान पेल रहा है। रुको मैं तुम्हें कोई सेक्स एजुकेशन पर ज्ञान नहीं देने वाला। आज हम बात करने वाले सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित जैन सर से सेक्स एजुकेशन को लेकर आपके मिथ और भ्रम को दूर करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित जैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हमीदिया हॉस्पिटल एंड गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। मैंने अपना MBBS और MS गांधी मेडिकल कॉलेज से ही कंप्लीट किया है, और मैंने अपनी जो सुपर स्पेशलिटी की पढ़ाई है वो जिपमर पौंडीचेरी, जो कि एक बहुत ही रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है, उससे किया है। और मैं यहाँ पे भोपाल में पिछले लगभग 6-7 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसको तो बताइए सर, ये इस फील्ड क्यों सेक्सोलॉजिस्ट क्यों बने आप? नहीं सर, कुछ तो कहानी होगी इसकी। अरे कोई कहानी नहीं है यार, वो तो इस फील्ड का वो है, एक वर्जन है सेक्सोलॉजी, तो वो करना पड़ती है प्रैक्टिस। सर एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी सेक्स एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? हमारे जो छोटे छोटे बच्चे जो इस एज में 14-15 ईयर्स के बाद में जो एंटर करते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारी अपने खुद के शरीर से रिलेटेड भ्रांतियां होती हैं, और उन भ्रांतियों के चलते वो जो भी उनको इंटरनेट पे अवेलेबल होता है उसके हिसाब से अपने आप को अब उस लेवल पे ट्रीट करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये उनको एक तरीके से मानसिक रोगी बना देती है। दिन भर उनका ध्यान उन चीजों पर बना होता है। मेरा किसी का कहना होता है मेरा लिंग छोटा है, किसी का कहना होता है मेरे टेस्टिस ऊपर नीचे हैं। तो मुझे लगता है इन सारी चीजों की जानकारियां उनको किसी न किसी तरीके से स्कूल लेवल पे ही दी जानी चाहिए। क्योंकि प्राइमरी और हाई स्कूल लेवल तक तो ये सब नहीं मिलता। बिल्कुल होता भी ये है कि मतलब बुक्स में होता भी है चैप्टर, लेकिन वो पढ़ाया ही नहीं जाता। बिल्कुल, वो थियोरेटिकल देखा जाए, उनको चीजें समझा दी जाती हैं। मेरे हिसाब से यदि उनको एक इन सारी चीजों का एक प्रैक्टिकल तरीके से भी एक बताया जाए कि नहीं देखिए ये ऐसा नहीं ऐसा ही होता है, कि कहीं लिखा है लिंग का टेढ़ापन होता है, ये हो जाता है, वो जाता है, बिल्कुल साइज छोटा है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उनके दिमाग में घर कर जाती हैं। क्योंकि वो आज का जो युवा जो है वो इन चीजों को देखा जाए तो एक अपनी जो भी चीजें पढ़ता है वो हमेशा ये सोचता है कि यार ये हमारे शरीर में ही तो नहीं है कहीं, ये उनके दिमाग में आ जाती है। क्योंकि दिन भर इस तरीके का कंटेंट इवन हम देखते हैं, आज वेब सीरीज अवेलेबल है, बिजनेस ज्यादा बढ़ा है ना। बिल्कुल, इस चीज से डेफिनेटली उन लोगों ने उनके दिमाग में एक घर बना लिया है कि आपकी शरीर में करंट कम है, ये इस तरीके की कोई चीजें नहीं होती हैं अगर उन्हें प्रॉपर एजुकेशन जो है वो स्कूल लेवल पर ही दी जाए। तो किस तरह के मेजरली पेशेंट आते हैं आपके पास? या आपने किसी तरीके से सेक्सुअल एंजाइटी, परफॉर्मेंसेस या मास्टरबेशन से रिलेटेड अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। पर यदि हम जो आदमी सेक्सुअली एक्टिव है वो लोग जो हमारे पास आते हैं और उनमें कुछ परेशानी जाती है, वो हमारे पास 40s और 50s की एज में पेशेंट्स आते हैं। इस तरीके के पेशेंट जो 40s में होते हैं, सबसे मेन समस्या आती है कि जो उनका इरेक्शन होता है पेनिस का, हाँ, तो वो उतना प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिस वजह से उनके दिमाग में ये चीज बैठ जाती है। किसी भी आदमी के दिमाग में यदि ये चीज बैठ जाए कि मेरा लिंग उतना अच्छे तरीके से इरेक्ट नहीं हो रहा है जितने तरीके से होना चाहिए सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, तो वो जो है क्या करते हैं बताने में, हमारे देश में हम जानते हैं ये सारी चीजें ओपनली कोई डिस्कस नहीं करना चाहता, तो वो इन चीजों को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से कोई ट्रीटमेंट ले लेते हैं। या जैसे मैं अभी रिसेंट में एक पेशेंट के बारे में बताना चाहूंगा, ही वाज जस्ट 46-47 ईयर्स ओल्ड पेशेंट। उनको जो है वो मेडिकल स्टोर पे गए, उन्होंने ये चुपचाप अपनी दवाई ली, और मेडिकल स्टोर वाले ने बिना प्रिस्क्रिप्शन के उनको ये दवाई दे भी दी।
अब क्या होता है, जैसे ये दवाई किस तरीके से एक्ट करती हैं, जो इरेक्शन को बढ़ाने वाली दवाई होती है फैसिलिटेटर, बिल्कुल, जो कई लोग व्याग्रा नाम से लेते हैं, कई लोग टाडालाफिल, हाँ उसमें सिल्डेनाफिल होता है, टाडालाफिल आता है, अभी अवानाफिल भी अवेलेबल है। तो फीमेल के लिए भी आती कोई ऐसी? नहीं, ये फीमेल के लिए नहीं है, ये सिर्फ मेल फीमेल के लिए भी कोई ऐसी मेडिसिन? नहीं, फीमेल के लिए ऐसी मेडिसिन नहीं आती हैं, ये सिर्फ मेल इरेक्शन फैसिलिटेट करने की मेडिसिन है। ये वो है, मतलब कई जगह वो बना, इसका गलत भी यूज करते हैं लोग, पता नहीं इसका होता है नहीं होता, कि फीमेल के लिए कोई वैसी मेडिसिन आती है, उसको भी क्या एक्साइटमेंट आता है ऐसा फील नहीं, इस तरीके की मेडिसिन फीमेल में तो नहीं। एक चीज मैंने देखी, मैं खुद न्यूज में हूँ जी, तो मतलब कई बार मैंने देखा है कि मतलब कि न्यूज रिपोर्ट में ये आता है कि उसको सेक्स की पिल्स खिला दी, उसकी वजह से वो बेहोश हो गई, जो भी हो गई। हाँ, वो देखिए, ये जो कई दवाइयाँ इस फील्ड में अवेलेबल हैं, जिनके बारे में मैं डिटेल में भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि कई लोग इसका गलत यूज भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे फीमेल्स का एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उनको मेमोरी लॉस हो जाता है, तो उनको वहां पे वो बेहोश होती हैं, जब उन होश में भी आती हैं। आपने कई वेब सीरीज में भी देखा होगा या पिक्चर्स में भी इस तरीके की उन्होंने रियल में भी, मतलब रियल में बिल्कुल है। ये इस तरीके की स्टोरी का तो कोई मेरे पास पेशेंट नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली ये जो चीजें हैं, ये फीमेल्स में उनकी बेहोशी, उनको बेहोश करके किसी तरीके का नशा करके उनके साथ गलत काम करने वाले तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हैं, बट वो एज ए रूटीन पेशेंट हमारे पास नहीं आते हैं। मास्टरबेट को लेकर बड़ी वो है, मतलब कि कहते हैं कि मास्टरबेट करने वाले, मतलब वो क्या बोलते हैं, एक एनर्जी नहीं रहती या फिर कोई दुबले हो जाते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मास्टर किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ये सही है, बट मास्टरबेशन हमारे शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना आदमी के लिए खाना खाना जरूरी होता है। इसको लेकर भी बहुत सारी भ्रांतियां हमारे युवाओं में होती हैं। उनको लगता है इसको करने से कमजोरी आती है या इसको करने से उनकी आगे चल के नपुंसकता आ सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक हार्ट बीट के साथ में हमारी बॉडी में 1200 स्पर्म्स बनते हैं। अब आप एक चीज बताइए, यदि ये स्पर्म्स बाहर नहीं आएंगे किसी भी फॉर्म में, एक सेकंड में कितने 1200? एक हार्ट बीट के साथ 1200 स्पर्म का, बिल्कुल 12 एक सेकंड से कम में भी 1200 स्पर्म का प्रोडक्शन हमारे टेस्टिस में होता है। अब ये यदि ये रेगुलरली बाहर नहीं आएंगे तो आप खुद सोचिए क्या होता रहेगा। ये धीरे धीरे अंदर ही अंदर कलेक्ट होते रहते हैं। तो अब जब इनका ओवरफ्लो होता है तो या तो ये पेशेंट को नाइट फॉल के साथ में प्रेजेंट करते हैं, फिर उसके दिमाग में एक भ्रांति आ जाती है कि यार मेरे को नाइट फॉल हो रहा है तो कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप मास्टरबेशन नहीं करेंगे रेगुलरली, इस चीज को आप बाहर नहीं निकालेंगे तो ये अंदर ही अंदर कलेक्ट होगा, नाइट फॉल के फॉर्म में आएगा, और यदि उसके से ज्यादा एक लिमिट क्रॉस हो जाती है तो ऐसे पेशेंट्स हमारे पास प्रोस्टेट और टेस्टिस के इन्फेक्शन के साथ में प्रेजेंट करते हैं। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार ये होना चाहिए लिमिट में, बिल्कुल लिमिट में, या इसकी लिमिट में। हाँ, इतना ही सेक्स, बिल्कुल डेफिनेटली। जो कई पेशेंट जिनकी वाइफ प्रेग्नेंट होती हैं और जो आखिरी के 2-3 महीने में जिनका सेक्सुअल लाइफ जो अफेक्ट होती है, तो वो पेशेंट हमारे पास इन्फेक्शन लेकर ज्यादा आते हैं, यदि मैं सेक्सुअली एक्टिव पेशेंट्स की बात करूँ तो। अच्छा, ओरल सेक्स कितना सेफ है, करना ही चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये तो देखिए डिपेंड करता है आपके पार्टनर के बीच में कितनी इंटीमेसी है। बाकी ऐसा इसका कोई बहुत ऐसा नुकसान तो नहीं है। तो मार्केट में फ्लेवर कॉन्डम बहुत सारे होते हैं जी। तो हमें 2 चीजें मैंने सुना है कि फ्लेवर कॉन्डम होते हैं वो ओरल सेक्स के लिए ही होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। तो उनका यूज करना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ले सकते हैं, सब कुछ ऐसा इनकी वजह से कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ सर, एक चीज बड़ी कॉमन है, क्या होता है कि कम उम्र में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं जी, फिर क्या होता है वो सेक्स कर देते हैं, अनसेफ सेक्स करते हैं, फिर वो पिल्स लेते हैं जी। तो इसका क्या इफेक्ट है? मतलब बहुत बार मैंने ऐसा सुना है कि कई बार हुआ कि फीमेल ने पिल्स ले ली कि वो प्रेग्नेंट नहीं, इसके बाद होता क्या है कि क्या बच्चों होने में बड़ी प्रॉब्लम होती है पेरेंट्स में। देखिए पिल्स कैसे एक्ट करती हैं, ये जितनी भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं ये कहीं ना कहीं हार्मोन्स के लेवल को ऊपर नीचे करके एक्ट करती हैं कि जिस दौरान जिस हार्मोन की जरूरत होती है, कहीं से मान के चलिए अपना फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद में कई हार्मोन हमारी बॉडी में बढ़ते हैं जो उसको एक्सेप्टेंस बॉडी के अंदर कराते हैं। तो ये दवाइयां जितनी भी हैं ये हार्मोन्स को ही अफेक्ट करके काम करती हैं। यदि
इन पिल्स का रेगुलरली यूज किया जाए तो डेफिनेटली वो साइकिल्स जो हमारी होती हैं बॉडी की, जिस लेवल की, जैसे मैं फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करूं तो शुरुआत में एक पर्टिकुलर हार्मोन का लेवल बढ़ता है, उसके बाद फिर दूसरे हार्मोन का लेवल बढ़ता है, तो ये हार्मोनल साइकिल कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाती है। और अगर लंबे समय तक आप अगर जो है वो प्रेगनेंसी ये सारी चीज़ों का उपयोग करते रहें तो अगर ये अफेक्ट होती हैं तो डेफिनेटली फिर बच्चा होने में समस्या आगे आ सकती है। गर्ल्स में एक मिथ है कि वर्जिनिटी को लेकर कि भाई फर्स्ट टाइम सेक्स किया ब्लड नहीं निकला तो वर्जिन नहीं मानते उसको। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की डेट में इस तरीके का कोई भी, जो अगर लोगों के मन में मिथ्स हैं कि अगर ब्लीडिंग नहीं हुई तो इसका मतलब यह है कि वो वर्जिन नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह सोच को आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। और सर मतलब ब्लीडिंग अगर होती है तो एक्चुअल में होती क्यों है? बेसिकली इट्स फीमेल्स में एक हाइमन नाम की एक झिल्ली होती है, इसके फटने की वजह से बोला जाता था कि ब्लीडिंग होती है, बट ऐसा नहीं है। ये हाइमन की जो मेम्ब्रेन है, आप आज की डेट में जो हमारी लाइफ स्टाइल है और सब जो आप कई एक्टिविटीज लोग करते हैं, उन एक्टिविटीज की वजह से भी हाइमन जो है वो रप्चर पहले ही हो सकती है विदाउट इंटरकोर्स। तो जरूरी नहीं है कि आप इसको ये मान के चलें कि नहीं, यदि ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो जो है वो वर्जिनिटी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, यूथ जो है वो इस तरीके की जो पॉर्न देखते हैं उनमें सबसे ज्यादा मेंटल इफेक्ट जो पड़ता है दो चीजों का। पर्टिकुलरली वो हमेशा अपने पेनिस के साइज को कंपेयर करने लग जाते हैं कि साइज और टाइम। हाँ, साइज एग्जैक्टली। सेकंड पार्ट जो मैं कहने वाला था वो टाइमिंग का है। तो पहला पार्ट जो है वो अपने साइज को लेकर काफी ज्यादा वो चिंतित हो जाते हैं। कई पेशेंट आते हैं, सर मेरा लिंग जो है वो छोटा है इस कंप्लेंट के साथ। तो मैं उनसे हमेशा कहता हूं कि आप अगर किसी चीज को छोटा बोल रहे हो तो आपने कहीं ना कहीं उसको किसी बड़ी चीज से कंपेयर किया होगा, तभी आप कह रहे हो कि ये चीज छोटी है। तो ये चीज ऐसा, हर आदमी का अपना अलग अलग साइज होता है। कोई भी साइज जो है वो छोटा या बड़ा नहीं होता, उनकी बॉडी के हिसाब से सब एडिक्वेट होता है। यदि मैं टाइमिंग की बात करूं तो जो हम प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को डिफाइन करते हैं, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का जो डेफिनेशन है वो होता है यदि किसी का इजैकुलेशन 1 मिनट के पहले हो रहा है, सिर्फ वही एक देखा जाए तो पैथोलॉजिक कंडीशन में हम उसको ट्रीट करते हैं। यदि किसी का भी इजैकुलेशन टाइम 1 मिनट से ज्यादा है तो उसको किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ अपने मानसिक संतुलन या मानसिक सोच के द्वारा ही अपने इजैकुलेशन टाइम को बढ़ा सकते हैं। इंटरनेट पर कि जी स्पॉट जैसी कोई चीज होती है क्या फीमेल्स की बॉडी में? जी स्पॉट, बड़े चर्चे हैं इसके। जी स्पॉट बेसिकली इस चीज को माना जाता है जिस चीज से फीमेल्स को एक्साइटमेंट आता है। हर आदमी के लिए बोलना चाहिए अलग अलग तरीके का एक्साइटमेंट और उनकी बॉडी में पॉइंट्स होते हैं जिनसे रिलेटेड ये होता है, बट जो सबसे ज्यादा बोलना चाहिए एक्साइटमेंट वाला पॉइंट होता है दैट इज द क्लाइटोरिस। इसके जो फीमेल्स में जस्ट अबव द यूरिथ्रा होता है, तो इसके स्टिमुलेशन से जो है वो फीमेल्स जो है वो एक्साइटेड होती हैं। उस उम्र में बच्चे प्लान करने चाहिए। देखिए, हाँ, बच्चे जहाँ तक प्लानिंग की बात है, जितनी भी समस्याएं मैं मरीजों में देखता हूँ जो आईवीएफ के लिए जाते हैं, वो पेशेंट्स हमेशा 30s के ऊपर के होते हैं, 30s to 40s या 40 के ऊपर वाले पेशेंट्स होते हैं, जिसमें ये तो लेट मैरिज से डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। तो बेटर तो ये है कि आप अर्ली 30s में या लेट 20s में अपनी फैमिली को प्लान करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कई यूथ को क्या होता है, ईडी होता है जी, ईडी हो जाता है, तो exactly. वो होता क्यों है सर एक्चुअली? देखिए, ईडी इज बेसिकली इज व्हाट कि हमारा पेनिस जो है वो इतना इरेक्ट नहीं हो पा रहा है कि वो पेनिट्रेट कर सके ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये समस्या हमें 40 के बाद जो है वो समझ में आती है। मैक्सिमम पेशेंट्स जो है वो इसी एज के होते हैं। अब समस्या का कारण क्या होता है कि एक दो चीजें हैं, फर्स्ट इज नर्व्स, सेकेंड इज वास्कुलर। मतलब एक तो खून की कहीं ना कहीं उनकी कमी का होना, या दूसरी चीज जो है वो है उनको उतनी दिमाग से उतनी उत्तेजना का नहीं आना। ये दो चीजें उनको कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन होती है दैट इज साइकोजेनिक।
कि कहीं ना कहीं उनके अंदर या तो वो अपने काम में इतने लिप्त हैं। देखिए जब आदमी अपनी 20s में होता है तो उसके दिमाग में हमेशा कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए बस उसको अपने ना कोई फैमिली का लोड होता है ना उसको पैसे कमाने का लोड होता है, कहीं ना कहीं दिमाग में सिर्फ यही चीज़ होती है। जब वो 40s में पहुंचता है उसको फैमिली का लोड भी होता है, उसको पैसे भी कमाने होते हैं, तो कहीं ना कहीं दिन रात वो अपने इन्हीं सब चीज़ों को लेके अपने दिमाग में कोई ना कोई टेंशन पाले रखता है। मैं हमेशा ऐसे मरीजों के लिए एक चीज़ बोलता हूँ, तनाव या तो दिमाग में हो सकता है या लिंग में हो सकता है, ये आपको डिसाइड करना है कि आप तनाव को कहाँ चाहते हैं। मैं जो बहुत जरूरी चीज जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि ऐसे पेशेंट्स कभी भी डॉक्टर के पास आने के पहले हमेशा मेडिकल स्टोर से अपने डायरेक्ट लेवल पे दवाइयाँ खरीदते हैं। देखिए और कोई इशू नहीं है, दवाई का इफेक्ट आएगा, बट जो हम हमेशा बात करते हैं जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो कि इफेक्ट के साथ में साइड इफेक्ट्स बहुत जरूरी है। जैसे कि एक पैरासिटामोल सिर्फ अकेले सिर का बुखार नहीं उतारती है, पूरे शरीर का जो है वो फीवर को खत्म करती है। ऐसे ही जब आप ये दवाई लेते हैं तो सिर्फ ये दवाई कैसे एक्ट करती है, ये वहां की वास्कुलर सप्लाई को बढ़ाती है, वेसल्स को डायलेट करती है। तो ऐसा नहीं होता है कि ये सिर्फ पेनिस की वेसल को डायलेट करेगी, ये बाकी और भी वेसल्स को डायलेट करती है। यदि आप हार्ट पेशेंट हैं और अगर आप किसी तरीके से कोई नाइट्रेट जो कि सेम एक्शन होता है उसका हार्ट पे, अगर आप वो दवाइयाँ ले रहे हैं तो आप इस पर्टिकुलरली जो इरेक्शन फैसिलिटेटर दवाइयाँ हैं इनको आप नहीं ले सकते। इट इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। प्रायापिज्म का नाम सुना होगा कि प्रायापिज्म क्या होता है। प्रायापिज्म होता है यदि किसी भी आदमी का इरेक्शन 4 आवर्स से ऊपर सस्टेन कर जाए तो ऐसा भी होता है। बिल्कुल, इसी को प्रायापिज्म बोला जाता है। कभी कभी मतलब मैंने देखा है कि मेडिसिन मतलब मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ कि किसी भी आदमी का इरेक्शन 4 आवर्स के ऊपर सस्टेन करता है तो इसको प्रायापिज्म बोलते हैं। अब प्रायापिज्म के कई कारण होते हैं। प्रायापिज्म का जो कारण, कई लोगों में ब्लड में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से वहां पे ब्लड सप्लाई तो आती है बट वापस नहीं जा पाती है, तो इस वजह से उनमें प्रायापिज्म प्रेजेंट करता है। जो है वो एक तो ब्लड की एबनॉर्मेलिटीज और दूसरा ड्रग इंड्यूस मींस यदि आपने जो है एक तो टैबलेट फॉर्म में हम इरेक्ट करा के देखते हैं पेशेंट को, दूसरा कई बार पेनाइल इंजेक्शन, इंट्राकैवर्नोजल इंजेक्शंस भी आते हैं। इंट्राकैवर्नोजल इंजेक्शंस में ये होता है, जैसे मैं एक पेशेंट के बारे में बताना चाहूंगा अपनी रेसिडेंसी के टाइम का। उस पेशेंट में हम जस्ट चेक कर रहे थे कि इसमें इसके पेनिस में जो है वो इतनी क्षमता है स्वयं इरेक्ट होने की या नहीं है। तो उस पेशेंट को जब चेक करने के लिए इंट्राकैवर्नोजल हम लोगों ने पेनिस में इंजेक्शन लगाया तो उसका बहुत अच्छा इरेक्शन आ गया और वो पेशेंट एकदम सडनली वहां से गायब हो गया। तो मे बी ही वेंट फॉर सम इंटरकोर्स या जो भी उसको लगाओ कि यार मैं सही हो गया तो मैं इस मौके को क्यों जो है वो अपना यूज ना करूं, तो वहां से गायब हो गया। और फिर वो पेशेंट हमारे पास आया 4 दिन बाद लौटकर, और जब वो 4 दिन बाद लौट कर आया तो देखा 4 दिन से उसका पेनिस जो है वो कंप्लीटली इरेक्टेड ही पड़ा हुआ है। और यदि किसी भी आदमी का पेनिस 24 घंटे से ज्यादा इरेक्ट रह जाता है तो वो अपनी इरेक्शन की क्षमता को खो देता है। बट आप डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें। डेफिनेटली। सोशल मीडिया पे जो चीजें हो रही हैं आजकल उसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि अगर ये मिथ है तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात सोशल मीडिया में इन सारी चीज़ों की, देखिए सोशल मीडिया है, आपको कितना उसमें से यूज करना है, कितना लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे जरूरी चीज़ मैं बोलूँगा कि जो भी आदमी उस चीज़ से रिलेटेड यदि कोई बात कर रहा है तो आप सबसे पहले ये जाने कि इस बंदे की डिग्री क्या है, इस बंदे को इस बारे में नॉलेज कितना है। जस्ट ये नहीं कि कोई भी आज सोशल मीडिया पे लोग वायरल होने के लिए या किसी और कारणों से इन चीज़ों को अपना प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, तो हमें उसके पीछे जो है नहीं भागना और ना उनकी हमें बातों को फॉलो करना है। एक्चुअल प्लेजर मैं बोलूँगा कि भाई आपको मजा आना चाहिए और आपकी जो पार्टनर है उसको मजा आना चाहिए, दैट इज एक्चुअल प्लेजर। ये नहीं होना चाहिए कि यार जस्ट कई लोग आते हैं कि यार वो मेरी वाइफ जो है वो मेरे से छोटी है तो बस वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे सेटिस्फाई है, तो वो एक अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं। They are not doing this intercourse for the pleasure। तो प्लेजर का मतलब है कि आपकी वाइफ के साथ में रिलेशन अच्छा होना चाहिए और आपका और आपके पार्टनर को हमेशा इन चीजों में मजा आना चाहिए, दैट इज द एक्चुअल प्लेजर। सेक्स ड्यूरिंग सेक्स फीमेल को या फिर मेल को भी
तो क्या रीजन हो सकते हैं, और ये मतलब कब तक रहता है? मतलब कि फर्स्ट टाइम सेक्स किया तो ठीक है, मान लेते हैं कि दर्द होगा, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ और भी होता रहता है, मतलब 1 महीने के बाद भी? देखिए, इस चीज को हम मेडिकल टर्म में डिस्पेरियूनिया बोलते हैं, कि जिसमें इंटरकोर्स के दौरान दर्द होता है। मेल्स में कॉमन होता है यदि उनका फ्रेन्युलम शॉर्ट है, जो हमारी पेनाइल स्किन होती है वो इंटरकोर्स के दौरान थोड़ी सी पीछे जाती है, तो अगर फ्रेन्युलम शॉर्ट होगा तो उनको डेफिनेटली दर्द होगा। दूसरा, यदि हम बात करें फीमेल्स में, तो डेफिनेटली इन द अर्ली स्टेज दे कैन हैव सच टाइप ऑफ पेन, है ना। और जो तीसरी चीज जो मैं बोलूँगा वो ये है कि अगर आपके उस दौरान इतने अच्छे सिक्रीशंस नहीं है जो आपके इंटरकोर्स को फीजिबल बना पाए, तो वो इन तीनों चीज़ों में कहीं ना कहीं पेशेंट को दर्द है। इससे रिलेटेड इशू है, कोई तनाव से रिलेटेड इशू है या कुछ और है, और अर्ली फेज में तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़ा दर्द तो होता ही है। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि हर केस में आपको जो है डॉक्टर की सलाह लेनी है। इन केसेस में धीरे धीरे ये अपने आप भी खत्म हो सकता है। फीमेल आते हैं पेशेंट या नहीं आते? नहीं, फीमेल पेशेंट्स हमेशा पार्टनर आते हैं, कभी ऐसे अलोन नहीं आते। साथ में आते हैं, हमेशा साथ में ही आते हैं। और जब हम इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखते हैं तो ये हमेशा बेहतर होता है कि दोनों पार्टनर साथ में आए और कंफर्टेबली अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को हमसे डिस्कस करें। डेफिनेटली पेरेंट्स का रोल तो काफ़ी ज़्यादा, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि यदि आपको ये परेशानियां हैं तो आप अगर अपने इन चीज़ों में शर्माएंगे, इन चीज़ों में डिस्कस नहीं करेंगे, तो फिर आगे चल के आपके बच्चे कहीं ना कहीं इन चीज़ों से लेके परेशान रह सकते हैं। फिर जो वो मैंने देखा है कई बार, फिर पेशेंट उनको लेके आते हैं, ये 90s 20s के पेशेंट में, बच्चों में पेशेंट पेरेंट्स उनको लेकर आ रहे हैं, साथ में बता रहे हैं कि सर एक बार आप इससे डिस्कस कर लीजिए, कुछ कुछ बताता है। तो ये अगर शुरुआत से ही अच्छी बिल्टअप की जाए तो ये सारी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। ठीक है भाई, ओके डियर।